गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आप लोग आज पोएम में हैं द सोल्जर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी कविता जिसको कंपोज किया है रूपर्ट ब्रूक ने। रूपर्ट ब्रूक 1887 में जन्म लिए थे। ये रग्बी स्कूल के विद्यार्थी थे, जहां उनके पिताजी हाउस मास्टर हुआ करते थे रग्बी स्कूल में। तब वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, किंग्स कॉलेज में। वहां वो अध्ययन कर ही रहे थे कि देशभक्ति की भावना इनमें थी और खींच करके ले गया इनको वार की ओर। ये आर्मी के रूप में काम किए। आप जानते हैं, आयरिश पोइट हैं W. येट्स, इन्होंने कहा था कि इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत नवयुवक वही था। यानी रूपर्ट ब्रूक के बारे में लिखा, ही वॉज द हैंडसमेस्ट पर्सन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे हैंडसम पर्सन वही थे। W. येट्स ने कमेंट किया था, लिखा था, एक यंग वॉरियर थे, यंग योद्धा थे, सोल्जर थे। इन्होंने वार में जाने से पहले ही इस कविता की रचना तो की, प्रिंट बाद में हुई। ये वार के मिजरीज को शो करते थे, वार पोएट थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली फेज में ही पैट्रियटिज्म की भावना को दिखाए। यह कविता आइडियलिस्टिक पैट्रियटिज्म से भरी हुई है। आइडियलिस्टिक पैट्रियटिज्म को शो किया इसने। कवि 1915 में, यानी 28 साल की आयु में ही मर गए। ये इस कविता में लिखते हैं कि यदि मैं मर जाऊं, यदि मैं मर जाऊं विदेश की धरती पर, विदेश के किसी कोना में, और मेरा शरीर का दाह संस्कार नहीं इंग्लैंड में ब्योरी किया जाता है और मेरे शरीर को वहीं पर ब्योरीड किया कर दिया जाए, यानी दफना दिया जाए, गाड़ दिया जाए, ए लोगों सुन लो, वह जगह, वह टुकड़ा, वह जमीन का भाग सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कवि में देशभक्ति की भावना थी, इसलिए कवि ऐसा बोलते हैं। वे कहते हैं कि वह धनी धरती होगी जिसमें उससे अधिक धनी धूल से बनी हुई बॉडी इंग्लैंड की समाई होगी। क्योंकि इंग्लैंड की शरीर उसमें समाई होगी, इसलिए वह भाग सदा के लिए इंग्लैंड का ही माना जाएगा। इससे पता चलता है कवि की देशभक्ति कितनी है। आप जान लो, कवि ये कहना चाहते हैं कि वो इंग्लैंड ने उनको जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। इंग्लैंड ने उसे प्यार करने के लिए फूल दिया, इंग्लैंड ने चलने फिरने के रास्ते दिए, इंग्लैंड नहाने धोने के लिए, साफ करने के लिए नदियां दिया। इंग्लैंड में रहकर इंग्लैंड की शुद्ध हवा को सांस में लेते हैं कभी। अंग्रेजी हवा का मतलब इंग्लैंड की हवा, इंग्लिश एयर। कभी कहते हैं इंग्लैंड ने ही सब कुछ दिया, इसलिए इंग्लैंड और इंग्लैंड की तमाम चीजों की, सभी चीजों की प्रशंसा करते हैं कवि। कहते हैं, अरे युद्ध मैं नहीं पसंद करता हूं, मैं तो चाहता हूं कि युद्ध हो ही नहीं। युद्ध के नाम से ही तो मेरा दिल धड़कने लगता है। लेकिन एक सोल्जर हूं, ड्यूटी समझकर मुझे जाना है, मेरे में देशभक्ति की भावना ये दिखाना है, इसलिए कभी युद्ध में जाते हैं। और कहते हैं, यदि किसी देश में युद्ध नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, तो वह देश तो स्वर्ग के समान बन जाएगा। कभी याद करते हैं हर एक साइट्स को, साउंड्स को, फ्रेंड्स को, देश के जेंटिलनेस को, ये सारे इंग्लैंड के तमाम चीज़ों को कवि याद करते हैं और उस पर गर्व करते हैं। अतः हम कह सकते हैं रियली कवि ने देशभक्ति की भावना को बताया है। वह तब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अर्ली फेज में थे तब, इसलिए यह कविता देशभक्ति की भावना से भरी हुई है। नाउ try to listen to me once again. As we know that this poem has been composed by Rupert Brooke. He was born in England
in 1887, 1887 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे। His father was a house master at Rugby School and he was a student of Rugby School. Then he went to King's College, Cambridge University, and he served his country to become an army. According to W. Bates, he was the handsomest person in England, and he was a young warrior, young soldier. He disliked quarreling, but he went in the war. He died in 1915, it means at the age of 28, but he expressed the feelings of patriotism in this poem. This poem is full of idealistic patriotism, and we can say that here the poet shows only the sense of the miseries of war. वार के मिजरीज को शो करते हैं। अब हम लोग समरी को भी सुने। नाउ ओवर द समरी, एज वी नाउ डेट दिस इज अ गुड सॉनेट, यह एक अच्छी सी 14 पंक्ति की कविता है। दिस पोएम इज फुल ऑफ पैट्रियटिज्म एंड कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रुक। यह कविता देशभक्ति की भावना से भरी हुई है और रूपर्ट ब्रुक के द्वारा कंपोज की गई है। Here the poet says, if he dies, यहाँ पर कवि कहते हैं यदि वो मर जाएं, and his body is buried in the foreign field, और विदेश की भूमि में उनके बॉडी को ब्यूरी कर दिया जाए, then that part of the field will be of England forever. तो फील्ड का जो भाग है वह इंग्लैंड के लिए सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। He says so because he was born in England. He had great love for his country. He praises England and everything of England. According to him, England has given him birth, made him matured, given flowers to love, roads to move, rivers to clean or wash, fresh English to breathe, and the blessings of the sun, etc. He is always proud of his country and the countryman. He does not like quarreling. He says, if there is no war in any country, then it will be like the heaven. His heart began to beat to think about the war. He said that there should be no evils in the mind of anybody, and he always thinks for his country and the gentleness of the countryman. He is proud of his country. According to him, there are so many miseries in the war. He is a young warrior, but he dislikes quarreling. Really, we can say that in this poem, he shows his idealistic patriotism. This poem is full of patriotism. देशभक्ति से कविता भरी हुई है। हम लोग इनके लाइन्स को भी लेंगे, कविता के लाइन को भी लेंगे, ऑब्जेक्टिव को भी लेंगे। पहले कवि को फिर से एक बार देख लें। आइए हम लोग चलते हैं। 100 मार्क्स की कविता में है यह दो सोल्जर। पहले के 50 मार्क्स में भी होते थे, लेकिन अब तो 50 मार्क्स का सिलेबस रहे केवल पुराने कोर्स में इस साल तक होंगे, लेकिन अब तो नए कोर्स में सिर्फ 100 वाले में ये पोएम है। इस पोएम को हम लोग देखते हैं, यह 14 पंक्ति की कविता है, इसीलिए इसे सोनेट कहा गया है। आइए 5 नंबर के इसमें समरी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव 1-2 होते हैं, एक आध कभी शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन भी होते हैं। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस और समरी के लाइन को भी समझाएंगे नेक्स्ट डे। तब तक आप कवि को लेते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेते हैं और किताब के लाइन्स को लेते हैं। आइए
द पोएट रूपर्ट ब्रुक, पोएट का नाम क्या है? रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक was born in a well-to-do academic family in England in 1887। 1887 में इंग्लैंड के एक संभ्रांत शैक्षणिक परिवार में वो जन्म लिए थे, पैदा हुए थे। His father was a house master at रग्बी स्कूल। रग्बी स्कूल में इनके पिताजी एक हाउस मास्टर थे, गिरिस्वामी थे। एंड ही वॉज स्टूडेंट ऑफ रग्बी स्कूल, और रग्बी स्कूल के ही वो विद्यार्थी भी थे। देन ही वेंट टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तब वे किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे अध्ययन के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बेट्स के अनुसार ही वॉज द हैंडसमेस्ट मैन और पर्सन इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। उस समय में सबसे सुंदर इंग्लैंड के पुरुष वही थे। इंग्लैंड में जितने लोग थे उन सबसे सुंदर यही थे। ही वॉज ए यंग वॉरियर, इट मीन सोल्जर, वो एक जवान योद्धा थे, इट मीन सैनिक थे। आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बेट्स ही वॉज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड एंड ही वॉज ए यंग वॉरियर, जवान योद्धा थे। बट ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1915, 1915 के 23 अप्रैल को वे मर गए, यानी युद्ध में मारे गए थे। ही वॉज अ वार पोइट, वो एक वीर रस के कवि थे, युद्ध को लिखने वाले, वीर गाथाएं लिखने वाले, ये वार पोइट का दर्जा लिए। वो इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती फेज में ही पैट्रियटिज्म की भावना को इन्होंने एक्सप्रेस किया, शो किया, यानी वार पोइट थे जिसने प्रेरित किया देशभक्ति की भावना को फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्रथम फेज में ही। आइए शुरुआती फेज में ही। अब ये सोल्जर पोएम है, इसके लाइन को भी हल्का समझते हम लोग तोड़ना। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में मात्र इतना ही सोचना, सिर्फ इतना ही सोचना। डेट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, यदि मेरे को विदेश की कुछ भूमि में या उसके कोना में डाल दिया जाए, गाड़ दिया जाए, दफना दिया जाए। डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, सदा के लिए इंग्लैंड का माना जाएगा। सोचो देशभक्ति की इतनी भावना है कि जिसमें मेरा जाएगा वह मेरा हो जाएगा। नहीं, ये शरीर इंग्लैंड की बनी हुई है और इंग्लैंड की बनी हुई शरीर जिस फॉरेन फील्ड में जाएगा वह भाग उतना दूर का सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी, यहाँ होएगा, कौन सी होएगा भाई? अब आइए, इन दैट रिच अर्थ, उस धनी संपन्न धरती में, उस संपन्न भूमि के टुकड़ा में होएगा। ए रिचर डस्ट कंसील्ड, उसमें छुपा हुआ उससे अधिक धनी यानी संपन्न धूल से बना हुआ इंग्लैंड का शरीर होएगा। सेंस ये है, यहाँ धूल का मतलब धूल से बना हुआ इंग्लैंड का शरीर है ना। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, वह डस्ट, वह धूल, धूल से बनी हुई शरीर जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया, इंग्लैंड ने जन्म दिया। शेप, आकार यानी मैच्योर्ड किया, परिपक्व किया। अवेयर, सजग यानी मैच्योरिटी दिया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, ये फूल पत्तियां दिया किसी के लिए? प्यार के लिए, प्यार जताने के लिए है ना, प्यार को बताने के लिए। हर वेज टू रोम, और घूमने फिरने के लिए रास्ते दिया, सड़क दिया, वेज दिया। आगे, बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये बॉडी इंग्लैंड की है, कहीं और की नहीं है। इंग्लैंड ने इसको जन्म दिया, परिपक्व किया, सब चीज दिया। और उतना ही नहीं, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और अंग्रेजी हवा सांस में लेता। अंग्रेजी हवा का मतलब यहाँ अंग्रेजी भाषा नहीं, इंग्लैंड की हवा, जिस देश में आप रहते हैं उसकी आबो हवा में जीते हैं। ये देखो कितना अपने देश से गुणगान कर रहे हैं और कहते हैं वास्ट बाय द रिवर्स, इसकी नदी, इस नदियाँ दिया नहाने धोने को साफ सुथरा करने के लिए। हर एक चीज़ तो इसने के देश ने दिया, दूसरे के देश का इसने कुछ नहीं लिया। तो गुणगान किसका करेंगे? जिससे लेंगे उसी का गुणगान करेंगे। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और यहीं पर मैं इसी धरती पर अपने घर पर मैंने अपने ही देश में रह करके सूरज के प्रकाश आशीर्वाद के रूप में लिया। यानी सारा चीज तो यहीं के प्रवेश में इसको मिला। आगे, एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे, यदि
दिल में कोई बुराई हो तो बह जाए, निकल जाए, खत्म हो जाए, नहीं रहे। यानी किसी के दिल में कोई बुराई न हो, मस्तिष्क में कोई बुराई न हो तो बह जाए, निकल जाए, समाप्त हो जाए। ए पल्स इन द एटर्नल माइंड, ये कहते हैं अंदरूनी मन में सदा के लिए ये सोच करके ही कि हमारे अंदर से बुराइयां हट जाएं, अच्छाइयां ही रहे। क्यों कभी को क्वारलिंग का मन नहीं है, कभी का दिल भी धड़कने लगता है, वार के बारे में ही सोच करके, वार चाहते नहीं है, डिसलाइक्स करते हैं। एंड नाउ लेट्स गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और इंग्लैंड ने जो थॉट्स दिया, विचार दिया, उससे कम तो और कुछ आता ही नहीं उनके मन में। इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचार, सोच जो इनके अंदर आई, इनमें गुण आए, सारे इंग्लैंड के द्वारा आए हैं। इंग्लैंड का ही गुणगान करते हैं और फिर कहते हैं हर साइट्स एंड साउंड्स, उनके मन में उसके साइट्स रहते हैं, दृश्यावलोकन रहता है, हर एक चीज उसकी आवाज, हर एक चीज उसके मन में आता है। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डेज, और उनके सपने भी उतने सुहाने होते हैं, उतने अच्छे होते हैं जैसे दिन सुहाना होता है। रात भयावह होता है लेकिन दिन सुहाना लगता है। दिन शक्ति का प्रतीक है, रात भय का, कमजोरी का प्रतीक है। एंड लाफ्टर लर्न्स ऑफ फ्रेंड्स, और वही हंसी खुशी दोस्तों का याद करते हैं। एंड जेंटलनेस, और देशवासी के जेंटलनेस को, सज्जनता को। इन हार्ट्स एज पीस, और दिल में शांति चाहते हैं कि कोई क्वारलिंग ना हो। यदि क्वारलिंग नहीं होगी तो वह देश तो अंडर एन इंग्लिश हेवन, तो वह देश क्या हो जाएगा, स्वर्ग के समान होगा। यदि इंग्लैंड में भी लड़ाई ना हो, इंग्लैंड में भी झगड़ा ना हो, इंग्लैंड में भी कोई बुराई ना हो, तो वह देश तो स्वर्ग के समान हो जाएगा। ये नहीं चाहते हैं क्वारलिंग, यंग वॉरियर होते हुए, बट अपने देश के खातिर, देशभक्ति के खातिर युद्ध में अपने आप को ले जाते हैं, मारे जाते हैं। कभी सोचते हैं रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कविता की कल्पना पहले ही कर दिए, पहले ही लिख दिए थे। आइए वर्ड मीनिंग हमने दे दिया है। पैट्रियटिज्म का मतलब देशभक्ति, एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स भावना, सोल्जर सैनिक, क्वारलिंग झगड़ा, हैंडसमेस्ट सबसे सुंदर, मोस्ट हैंडसम आजकल यूज होता है, ओल्ड में उसने यूज किया था, वही इंग्लिश चल रही थी। वाह युद्ध, खाना में कोना, प्रेजेंस प्रशंसा करना, बर्थ माने जन्म, मैच्योर्ड परिपक्व, एविल्स बुराइयाँ, बीट धड़कना, पीसफुल शांत, खांटी देश, हेवन स्वर्ग, फॉरेन लैंड और खांटी अदर देन वंस ऑन यानी विदेश, कंसील्ड माने हिडन छुपा हुआ, वेनिसस गायब, पल्स माने वाइब्रेशन कंपन, इटर्नल लास्टिंग फॉरएवर सदा के लिए, जेंटलनेस का मतलब मिल्डनेस या ठंडरनेस, विनम्रता, सज्जनता, डाइमिस मारना, थिंक माने सोचना। ये सब मूल शब्द भी दे दिए हैं समरी के लिए। हम समरी अगले दिन लेंगे, तब तक लेते हैं ऑब्जेक्टिव। आइए द सोल्जर के चूज द करेक्ट ऑप्शन की ओर हम लोग जा रहे हैं। अब सोल्जर की रचना किसके द्वारा किया गया मुन्ना? 4 नाम दिया रहेगा, चुनना है। तो आपने पढ़ा है तो रूपर्ट ब्रुक आप मार लोगे, यदि आप नहीं पढ़े हो तो आप मार नहीं सकते हो। तो दूसरा है हु कंपोज द सोल्जर, सोल्जर की रचना किसने किया? उलट के दे पुलट के दे, रूपर्ट ब्रुक ही किया, ठीक ना। तो द सोल्जर इज कंपोज्ड बाय, तो भी रूपर्ट ब्रुक। किसने किया सोल्जर की रचना? तो भी रूपर्ट ब्रुक। आइए हम लोग रूपर्ट ब्रुक को लेते हैं, कहाँ पर हैं? सी में हैं, तो सी को मार लो। तीसरा है सोल्जर इज, कैसी कविता है? या तो सोनेट है या वार पोएम है, जो वार पोएट ने कंपोज किया है। आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या देता है। लॉन्ग पोएम नो, सोनेट यस या वार पोएम यस, एलिजी शोक गीत नो, नेचर पोएम नो, सटायर व्यंग गीत नो, लव पोएम नो। ये लव है लेकिन देशभक्ति की भावना है, इसलिए पैट्रियटिज्म से भरा हुआ है, लेकिन वार पोएम का दर्जा मिला। और 14 पंक्ति के होने के नाते यह सोनेट है, क्योंकि 14 पंक्ति की कविता है। इसमें हम बताएंगे एक दिन सोनेट क्या होता है। 2 प्रकार के सोनेट मुख्य रूप से होते हैं, शेक्सपियरियन और पैट्रियन, ऑक्टेव और सेसेट, क्वार्टेंस एंड कपलेट, ये करके हम बताएंगे अलग अलग। आइए सोनेट में कितने पंक्ति होते हैं अभी आप जानते हैं कि 12 लाइन नहीं, 8 लाइन नहीं, 8 लाइन तो ऑक्टेव में होते हैं, अतः 14 पंक्ति की कविता जो होती है वही सोनेट कहलाता है। 8 लाइन वाला ऑक्टेव कहलाता है, 12 का तो होता ही नहीं है।
4 लाइन की होते क्वार्टेंस, 2 लाइन के होते कॉपलेट। ये सारे चीज हम बताएंगे। आगे हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन कंप्यूटर जी। रूपर्ट ब्रुक इसमें से कैसे कवि हैं? मान लो मेटाफिजिकल हैं, 9 हैं। जॉन डन थे। रोमांटिक हैं, नहीं। वर्ड्सवर्थ। वार पोएट हैं, यस। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, ये किस कविता के से निकाला गया है? आप सोल्जर पूछे किसके द्वारा पूछेगा तो रूपर्ट ब्रुक। तो हम लोग देखते हैं पहले ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर, इसी में बहुत सारा पंक्ति या वो नहीं लाइन देगा, दूसरा देगा। डस्ट होम इंग्लैंड बोर, ऐसा धूल से बना हुआ शरीर जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में मत सोचना। इसके बाद जो भी लाइन हो, ये लाइन का टुकड़ा हो या 2 लाइन हो, किस कविता से निकाली गई या किस कवि ने लिखा। हैज बीन टेकन फ्रॉम या डॉट डॉट बाय, तो सोल्जर से निकाला गया रूपर्ट ब्रुक के द्वारा। हम लोग देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप चूज कर लोगे। और चूज कर लोगे तो हीरो, और नहीं किया तो 0। हम लोग धीरे धीरे बनावे, समझें। क्वेश्चन को नहीं समझेंगे दिक्कतें आएंगी। आप लोग क्लास में दी जाती है बनाने, आप बनाइए, समझिए, टिक लगवाइए, दोबारा रिपीट कीजिए, फिर दिक्कत दूर हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव दूर, बराबर 50% नंबर आ गए। रूपर्ट ब्रुक्स की बॉडी जो है वह डस्ट से बना हुआ है। किस देश के डस्ट से? इंडिया के डस्ट से 9, जापान के डस्ट से 9, इंग्लैंड के डस्ट से यस, तो चाइना के डस्ट से 9। बचा कौन? इंग्लैंड। इंग्लैंड में जन्म लिए, इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, इंग्लैंड के तमाम चीज़ की प्रशंसा करते हैं। इंग्लिश एयर मैंने इंग्लैंड की एयर को लेते हैं, सब चीज़ इंग्लैंड का। 8, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइम्स द पोएट वाज इंग्लैंड इन द पोएम? इंग्लैंड 4 बार है, 2 बार इंग्लिश है, इंग्लैंड के बराबर है, तो 6 बार इंग्लैंड का वर्णन है। इस तरह से हम 6 टाइम्स लेंगे। इसको बेहतर ढंग से केवल इंग्लैंड वर्ड देता तब वो 4 बार ही होता, तो 4 नहीं करना, इसको 6 टाइम्स में करना, ठीक ना। इंग्लैंड शब्द का मतलब इंग्लैंड का मीनिंग, वैसे केवल इंग्लैंड तो 4 टाइम्स है। इफ ही डाइज इन फॉरेन अब्रोड एंड हिज बॉडी इज ब्यूरिड देयर देन इट विल द प्लेस ऑफ, यदि मर जाए फॉरेन फील्ड में या अब्रोड में और उनके बॉडी को वहीं पर ब्यूरिड गाड़ दिया जाए, तो यह कहाँ का प्लेस, कहाँ का स्थान हो जाएगा सदा के लिए? दूसरे कंट्री का? नो। अमेरिका का? नो। यस, तो इंग्लैंड का हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 के बाद 10 भी आपके स्क्रीन पर आ गया है। इफ देयर इज नो क्वारलिंग इन एनी कंट्री देन द कंट्री विल बी लाइक द हेवन, यदि किसी देश में युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो, तो वह देश कैसा बन जाएगा? वह देश स्वर्ग के समान बन जाएगा मेरे बच्चे। स्वर्ग का मतलब हेवन। पोएट रूपर्ट ब्रुक प्रशंसा करते हैं किस देश की? इन 4 देश में। तो इंग्लैंड की। आंख मूंद कर सब बनेगा। एक बार सुन लिया, देख लिया तो बनेगा। क्लास में तो नोट्स को भी समझाएंगे फिर से, तो आप और बेहतर ढंग से समझोगे। एक बार स्क्रीन बोर्ड से समझ लो, एक बार उससे समझ लो, बम बम। तब देयर इज आइडियलिस्टिक पैट्रियटिज्म इन, आइडियलिस्टिक पैट्रियटिज्म की भावना किस कविता में है? इनमें 4 ऑप्शन देगा, एक में मारना है, तो आपको सोल्जर में दिखाई पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं। एट स्टॉप में नाउ, एको में नाउ, द सोल्जर, यस यस यस। और भी कोई कविता बदल दे, उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को लेना है तो सोल्जर लेंगे, बाकी कोई नहीं। वर्चूज ऑफ ए ट्रू सोल्जर, एक सच्चा सैनिक का गुण होता है। वर्चू मैंने गुण। हैज बीन शोन, दर्शाया गया, दिखाया गया, डिपिक्टेड किया गया किसके द्वारा? बाय रुडयार्ड किपलिंग, नाउ। डब्ल्यू बेट्स, नाउ। रूपर्ट ब्रुक, यस यस, सी। आंसर सी हो रहा है ना। आंसर भी नीचे हम देंगे, पहले आप समझ लो। द रिचर्ड डस्ट रेफर टू, ये रिचर्ड डस्ट किसी को दर्शाता है? यानी कवि के शरीर को, सोल्जर के शरीर को, कि अधिक संपन्न धूल मिट्टी से बना हुआ शरीर जो इंग्लैंड ने पैदा किया, वो समा गया जिस धरती में, वह धरती का भाग यानी भूभाग, वह पार्ट ऑफ द फील्ड सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, कहीं और का नहीं।
आगे आइए, तो कंप्यूटर जी जरा इंक दीजिए, ये लीजिए। अब हम 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हिज कंट्री हैज गिवन हिम एंड मेड मैच्योर्ड, उनके कंट्री ने उनको क्या दिया और तब मैच्योर्ड बनाया। पहले जन्म दिया तब मैच्योर्ड बनाया, परिपक्व किया, तो जन्म का क्या होगा, बर्थ। कविता का आंसर आता है, इसलिए थोड़ा पढ़ा हुआ होना चाहिए। इंग्लैंड हैज गिवन हिम टू लव, इंग्लैंड उनको प्यार करने के क्या दिया, फूल दिया, राइट ना। रिवर्स टू वॉश एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, तो उसमें भराएगा फूल। ऑप्शन देखो, सनलाइट नो, फ्लावर्स यस, तो फ्लावर्स दिया। दो क्वेश्चन दूर आप हैं, इंग्लिश शेयर भी नहीं। इन हार्ट्स एट पीस अंडर इंग्लिश हेवंस इज फ्रॉम, ये लाइन जो है एक टुकड़ा दे दिया कविता का और कहा इस किस कविता से निकाली गई, किस कविता का अंश है। आप सोल्जर कविता को बोलोगे, जो कि पढ़े हो हाल ही में अभी अभी, यानी आंसर इसके 17 के बी हुए। पोएट एंड द सोल्जर इज डिपिक्टेड द मिजरीज ऑफ, किसी के कष्ट को, किसी के दुख को डिपिक्ट किया है, वार, वार के मिजरीज को। आइए तो वार के मिजरीज को थोड़ा सा इसमें हम बड़ा करना चाहेंगे। सब कुछ बड़ा है तो ये क्यों खड़ा है, ए 18 क्वेश्चन बन गए। नोट्स भी क्लास में समझाई जाती, इसलिए धैर्य रह करके दोबारा फिर माइक्रोफोन पर हमारी आवाज़ को सुनेंगे। जब हम 2-2 बार 3-3 बार मेहनत कर सकते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट के जरिए और अपने जरिए, इसमें भी तो आवाज़ मेरी ही होती है। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ माइक्रोफोन पर, ताकि आप समझ जाइए। और इन समझने के बाद घर पर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, डिवीजन कैसे बेहतर होगी। समय कम है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, 1 घंटा मेहनत कीजिए घर पर। आगे आइए, आंसर शीट को देखिए और उसके बाद हम लोग विदा लेंगे। देख रहे हैं ना आंसर्स आ रहे हैं, तो मैं आपको गुड लक एंड गुड बाय बोल दूं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।